Hello and welcome everyone to St. John David online class. Our today's topic is on respiration in human beings from the first chapter, life process. So please do subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. So let's get started. So when we are talking about respiration in human beings, so in human beings respiration starts from the nose, and the ultimately air goes into the lungs, and from lungs the oxygen goes into the blood, and from blood it goes to different type of cells that are present in the body. So it's an overview of the air, means from the nose air goes into the lungs, from lungs the oxygen that is present in the air is taken up by the blood, and then the blood distributes that oxygen to the cells, and then the cell oxidizes the food material with the help of ऑक्सीजन. तो अब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, एंड विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैनॉट बी सर्वाइव्ड. तो अब सबसे पहले मैं इस रेस्पिरेशन को बताने से पहले आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ कि वाई ऑक्सीजन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत क्या है, क्या करता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जिससे कि हम ज़िंदा रहते हैं. तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही कॉमन सा आंसर है कि जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उन फूड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ. तो देखिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर को अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. अब वो एयर इस नॉस्ट्रल्स के थ्रू पास ऑन होती है, और साथ ही साथ फ़िल्टर भी होती रहती है. फ़िल्टर कैसे होती रहती है, जो उस एयर में जो भी डस्ट वगैरह हैं या जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, वो जो नॉस्ट्रल के पैसेज में फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, वो हेयर्स क्या करते हैं, उन डस्ट को, उन अनवांटेड सब्सटेंसेस का रिमूवल करते हैं. एज वेल एज़ वो जो नॉस्ट्रल का पूरा पैसेज होता है उसमें म्यूकस की एक लाइनिंग भी पाई जाती है. म्यूकस क्या होता है, स्टिकी लाइक सब्सटेंसेस. तो वो जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो भी क्या करती है, उन डस्ट पार्टिकल्स को और अनवांटेड पार्टिकल्स को अपने से स्टिक कर लेती है और उस एयर को फ्री कर देती है, फिल्टर कर देती है फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स, सो दैट हमारे लंग्स में जो एयर जा रही है वो प्योर हो, उसमें कोई सी तरीके का अनवांटेड सब्सटेंस न प्रेजेंट हो. और इस तरीके से फ़िल्टर होने के बाद वो एयर थ्रोट वाली एरिया से होते हुए वो लंग्स में एंटर करती है. कार्टिलेजेस के रिंग्स जो हैं वो थ्रोट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कार्टिलेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, इनका मेन मकसद होता है कि जो एयरवे का पैसेज है वो कहीं बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए. उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कार्टिलेज की रिंग जो है वो थ्रोट एरिया में मौजूद होती है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्टिलेज एरिया कैसी होती है और कहाँ पे मौजूद होती है. सो वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो हियर इज़ द डायग्राम. आप देख रहे हैं सबसे पहले नसल पैसेज है, उस नसल पैसेज के थ्रू एयर इंटर कर रही है और फाइनली वो एयर आ रही है ट्रैकिया में. इस ट्रैकिया वाले रीजन में ही देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये सेमी सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा रिंग शेप में होते हैं. पीछे से आपको दिख नहीं रहा है, इस वजह से सेमी दिखाई दे रहा है. तो ये रिंग शेप में होते हैं. और कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज आर स्पेशल टाइप ऑफ बोन्स. ये ऐसी बोन्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं. जैसे आपकी कान की जो मसल है
जो आप कान है, जो आपका आउटर पार्ट है, उसको आप जब दबाएंगे तो वो जैसे चाहेंगे वैसे वो उसको आप मोड़ सकते हैं, बट वापस से वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। सो इस तरीके के जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये उसी कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स होती हैं, और इनसे जो है ये रिंग क्या करती हैं, जो वो पैसेज है पूरा, उस पैसेज को बंद होने से प्रिवेंट करती हैं, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। फिर ये जो ट्रैकिया वाला रीजन है वो लंग्स में इंटर करने से पहले, दोनों लंग्स में इंटर करने से पहले जहाँ पे डिवाइड होता है, जहाँ पे वो ट्रैकिया डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, जैसा कि फिगर में मेंशन है। अब देखते हैं कि ब्रोंकाई जो है वो एरिया जहाँ पे दोनों, वो एक सिंगल ट्यूब दो ट्यूब में डिवाइड हो रही है और दोनों लंग्स में इंटर हो रही है। अब ये जो ब्रोंकाई जब एक स्पेसिफिक लंग्स में इंटर करती है तो वो बहुत सारे ब्रांचेस में डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारे स्मॉलर पार्ट्स में डेवलप हो जाती हैं। तो वो जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर यही ब्रोंकियोल्स बैलून लाइक शेप में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड होके छोटे छोटे गुब्बारे की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं फर्दर डिवाइडेड बैलून शेप्स को हम बोलते हैं एल्वोलाई या फिर एल्वियोलर सैक। तो एक ही चीज़ डिवाइड होती चली गई है और उसका नाम चेंज होता चला गया। सबसे पहले ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, वो दोनों लंग्स में जाने के लिए जो ट्यूब डिवाइड हुई है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर वो ट्यूब फर्दर जब डिवाइड होती है ब्रांचेस में उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर वो ब्रोंकियोल्स जब फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर उनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। उसके बाद आपको एक सबसे लास्ट में डायफ्रेगम दिखाई दे रहा है। डायफ्रेगम क्या होता है? डायफ्रेगम एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लंग्स जो हैं वो रिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर लंग्स टिके हुए होते हैं। और ये डायफ्रेगम जो है बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। यहीं से बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है डायफ्रेगम के प्रेजेंस से। जहाँ पे डायफ्रेगम है उसके ऊपर का पार्ट अपर पार्ट होता है, उसके नीचे का पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, और इस डायफ्रेगम पे जो लंग्स होते हैं वो टिके हुए होते हैं। सो लंग्स के अंदर क्या होता है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एयर पैसेज है वो स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता रहता है, और फाइनली जो है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। और सिंगुलर में अगर उसको बोलना होगा तो एल्वियोलस उसका नाम होगा। तो जो एल्वोलाई होता है वो करता क्या है, वो गैस का जो एक्सचेंज होना है, गैस का एक्सचेंज होने का मतलब जो एयर से ऑक्सीजन आई है उसको ब्लड में ले जाना है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से एल्वोलाई मिलाना है। यही एक्सचेंज होना है गैसेस का। तो ये जो एक्सचेंज होना है गैसेस का, उसके लिए एल्वोलाई प्रॉपर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बैलून शेप में होने की वजह से। उसकी जो बैलून शेप की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, सो दैट ईजी वे में गैसेस का एक्सचेंज हो सके। क्योंकि जितनी चीज़ पतली रहेगी आसानी से आप उस चीज़ को उस पतली चीज़ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो चीज़ ज़्यादा मोटी होगी तो आप उसमें आसानी से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो पहला फ़ायदा होता है एल्वोलाई का कि उसकी वॉल जो थिन होती है, और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एल्वोलाइज मौजूद हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाती है और गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। अब इन्हीं एल्वोलाइज के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, मतलब बहुत सारे कैपिलरीज के नेटवर्क मौजूद होते हैं जिसमें कि ब्लड फ्लो हो रहा होता है, सो दैट एल्वोलाई से गैसेस का एक्सचेंज जब हो तो आसानी से वो सारी चीज़ें ब्लड में आ जाएं और फिर ब्लड उसका इजी वे में ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं कि हम कैसे सांस को अंदर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको आप प्रैक्टिकली महसूस भी कर सकते हैं। जब आप सांस को अंदर लें और तेज़ी से अगर आप सांस को अंदर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिब एरिया है वो आगे की तरफ मूव होती है, एज़ वेल एज़ जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, मतलब जो आपका स्टमक है, वो अंदर की तरफ धंसता है जब आप तेज़ी से सांस को अंदर खींचते हैं। तो इस मैकेनिज़्म से होता क्या है कि जब
आपके रिब्स बाहर आते हैं, और जब आपका स्टमक अंदर होता है तो उसमें होता क्या है, जैसा कि मैं आपको देखिए डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि देखिए ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हो गई ब्रोंकाई में, और फिर ब्रोंकाई में ये इंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, और ये जो आपको डोम शेप का एक मसल दिखाई दे रहा है ये है डायफ्रागम, इसी के ऊपर ये लंग्स जो है वो टिके हुए हैं, ठीक है ना। तो जब आप ब्रीद करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो होता क्या है, ये जो डायफ्रागम जो कर्व शेप का है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, जिससे कि आपको मालूम है कि लंग्स जो है वो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें इनके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये इस डायफ्रागम के ऊपर टिके हुए होते हैं, और ये डायफ्रागम जब फ्लैट हो जाएगा तो जगह बच जाती है, तो उस जगह को कवर करने के लिए लंग्स अपनी साइज़ को क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो जब लंग्स की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, अंदर कम प्रेशर हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इंक्रीज साइज़ होने की वजह से बाहर से हवाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेशर जो है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है चीज़ें मूव करती हैं। तो जब डायफ्रागम फ्लैट हो गया और लंग्स सड़क के नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इनकी एरिया क्या हो जाती है? लंग्स की बड़ी हो जाती है, जिससे कि इनके अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और बाहर प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है। तो आसानी से हवा जो है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है और हमारे लंग्स में बाहर की एयर है वो फिल हो जाती है। और एक बार हमारे अंदर जब एयर फिल हो जाती है तो फिर वो एल्वोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर ब्लड जो है उसको अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे देखिए आपको डायफ्रागम मैंने फ्लैट दिखाया, इस तरीके से डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है और लंग्स की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई से निकल के ब्लड में इंटर कर जाता है, जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का एल्वोलाई के आसपास, उससे एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का और बॉडी में पहुंच जाता है। सिमिलर तरीके से जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एक्यूमुलेट होके आई हुई होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? एल्वोलाई के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर ले लिया जाता है। तो दोनों काम एक ही साथ होता है। जब ब्लड वेसल्स क्या करती हैं एल्वोलाई के पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड आई होती है उसको वो एल्वोलाई को वापस देती हैं और जो ऑक्सीजन एल्वोलाई में मौजूद होता है उन ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स अपने अंदर लेती हैं और फिर ब्लड जो है उन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। तो अब ब्रीदिंग के दौरान जब ब्रीदिंग की साइकिल होती है, मतलब जब आप इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, ये एक ब्रीदिंग साइकिल कहलाती है। सांस लेना और सांस को छोड़ना, ये एक ब्रीदिंग साइकिल है। तो इस दौरान जो है लंग्स के अंदर एक परमानेंट वॉल्यूम ऑफ एयर जो है मौजूद होता है, सो दैट कि जो टाइम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को देने में लग रहा है, और जब तक एक साइकिल कंप्लीट होगी, तब जब तक एक नया ऑक्सीजन ना आ जाए, तब तक के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है, ताकि ट्रांसफरेंस में किसी चीज़ का डिले ना हो, किसी तरीके का डिले ना हो। कहने का मतलब है कि एक ब्रीदिंग साइकिल को कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लगता है, मतलब सांस को लेने में और सांस को छोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, एज वेल एज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस देने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस टाइम को वो जो साइकिल हैं वो कंटिन्यू चलती रहे, उसके लिए एक रिजर्व अमाउंट ऑफ एयर जो है लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती हैं, सो दैट जो ऑक्सीजन का ब्लड में आना है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जाना है वो प्रोसेस अफेक्टेड न हो। अब क्या है
कि बॉडी की साइज़ के हिसाब से ये जो ऑक्सीजन का डिलीवरी है वो डिपेंड करता है। जो एनिमल्स स्मॉल इन साइज़ होते हैं उसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है ऑक्सीजन के डिलीवरी के लिए या किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए। बट जो लार्ज साइज़ एनिमल होते हैं उसमें डिफ्यूज़न की वजह से या डिफ्यूज़न की मदद से आसान नहीं होता है कि ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर पार्ट्स तक डिलीवर हो सके। तो जो लार्ज साइज़ एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है और उसको बॉडी के डिफरेंट सेल और टिश्यूज़ में पहुंचाने का काम करता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में मौजूद होता है। ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। और ये हीमोग्लोबिन की खासियत क्या होती है कि इनकी ऑक्सीजन के प्रति अफिनिटी, लगाव जो है वो ज़्यादा होता है और ये एयर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अपने आप को बाइंड कर लेते हैं और ब्लड आरबीसीज के साथ साथ ये बॉडी के हर सेल्स तक ये हीमोग्लोबिन जो है उन ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने का मतलब जैसे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब बॉडी से वापस लंग्स में जाना होगा उसको, तो वो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में ही वो ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक और फिर लंग्स से वो वापस से रिमूव हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में ही जो है हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है।